संगठन से हैं आप? नहीं नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गोस्वामी। आपको बता दें, जिस जगह इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी दो व्यक्ति संसद के अंदर घुस जाते हैं और उस समय घुसते हैं जिस समय 13 दिसंबर को 2001 में, आपको बता दूं, जश्कर ए तैयबा और लश्कर ए तैयबा ने हमला किया था। 13 दिसंबर को संसद के अंदर बरसी बनाई जा रही थी। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी दो व्यक्ति संसद के अंदर घुस जाते हैं। तो इससे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारे देश की जो सुरक्षा है वो बहुत ज्यादा खतरे में है। और आपको बता देना चाहता हूं कि उसमें दो व्यक्ति बाहर खड़े हुए थे संसद के लिए धरना प्रदर्शन करने के लिए, और दो व्यक्ति अंदर थे जिनके जूतों में छिपा करके, आपको बता दें, वो स्मोक लेकर गए थे। और जाते ही अंदर उन्होंने टेबल पर उछल कूद मचाना शुरू कर दिया और वहां के कुछ सांसदों ने और वहां के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ा और स्मोक फैला दिया। सांसदों को निलंबित कर दिया गया। तो हमारे साथ में, मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष जी, इनसे सवाल जवाब किए जाएंगे कि संसद जैसी जो पार्लियामेंट है वो असुरक्षित है, तो देश का जो आम आदमी है वो अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेगा। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी, इतनी कैमरा होने के बावजूद भी, इतना सुरक्षा वहां पे लगा हुआ है और जगह जगह स्तंभ लगा हुआ है कि वहां से चेकिंग होगी, मशीनें लगी होती हैं, काफी सारी चीजें लगी होती हैं, इसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति वहां पर अंदर प्रवेश कर सकता है तो ये देश के लिए बहुत बड़ी विडंबना है। आपका विचार क्या है? देखिए, इस पूरे घटना के दो पक्ष हैं। पहला पक्ष जो सिक्योरिटी है, ये अगर उनके पास स्मोक बम की जगह कुछ और हो सकता था जिसको छुपा के ले जा सकते थे, नहीं भी होता तो हाथों से प्रहार करके भी किसी को नुकसान पहुंचा सकते थे। तो एक गंभीर मसला है जिसकी सरकार को जांच करनी चाहिए और जो उसमें लूप होल्स हो उसको दूर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री बैठते हैं, उपराष्ट्रपति चेयरपर्सन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा दोनों ही वहां पर है, बहुत गणमान्य लोग रहते हैं, पूरे देश के प्रतिनिधि वहां होते हैं। तो ऐसी घटना वहां हो तो ये बहुत ही शर्म की बात है। हम उम्मीद करते हैं जो लूप होल्स होंगे उन्हें सरकार दूर करेगी और आगे इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी। पहली बात है। दूसरा पक्ष है, जैसे कि आप ये सुन रहे हो, अभिव्यक्ति की आजादी, अपने जो विचार व्यक्त करने के लिए। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मेरे निजी विचार है कि महात्मा गांधी जी कहते थे दो चीजें होती है, एक साधन और एक साध्य। एक होता है आपका जो साध्य, जो लक्ष्य होता है, दूसरा उसका होता है साधन। तो अगर आपका साध्य बेहतर है, अच्छा है, पवित्र है, तो उसका साधन भी अच्छा होना चाहिए। तो आपके जो विचार है वो, अभी हम 2023 में बैठे हुए हैं, आज की तारीख में कोई कुछ भी कहे, लेकिन आपको आपके विचार अभिव्यक्त करने से कोई रोक नहीं सकता। सोशल मीडिया है, अखबार है, टेलीविजन है, कोई कह दे कोई की मीडिया बिकी हुई है तो सोशल मीडिया है। अब बहुत सारे तरीके हैं, जंतर मंतर पर रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, बहुत सारे तरीके अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के। जरा इसको एक अतिशयोक्ति करके सोचे, 100% आदमी अगर ऐसे ही मान लें कि भाई किसी भी तरीके से मुझे अपने विचारों को उल जलूल तरीके से व्यक्त करना है, तो क्या अराजक स्थिति होगी। आपके विचार कितने भी शुद्ध हो सकते हैं, राष्ट्रीय हो सकते हैं, लोगों की अच्छाई के लिए हो सकते हैं, मैं उसमें आप नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन उसको अभिव्यक्त करने का साधन भी उचित ही होना चाहिए। अनुचित साधन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मतलब वो दो व्यक्ति जो अंदर घुसे थे वो अनुचित साधन, उनके विचार तो मुझे नहीं पता है। अच्छा। उनके विचार अच्छे हो सकते हैं, हो सकता है वो लोगों की भलाई चाहते हो। उनको कहा जा रहा है कि 2 साल पहले उन्होंने कर्नाटक के मैसूर में वो सोशल मीडिया के माध्यम से मिले थे, वहां पर उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई, उसके बावजूद भी, कई सारे मुलाकात करने के बावजूद भी ये घटना को अंजाम दिया। दूसरा पक्ष ये निकल के आ रहा है, उन्होंने प्रताप सिन्हा से विजिटर पास बनवाए, उसके बाद वो गए, और इससे पहले 2 बार वो रेकी कर चुके थे। देखिए, ये सब कोई महत्व की चीज नहीं है। ये चीजें बीजेपी के सांसद, अगर यही कांग्रेस का सांसद होता तो बवाल मच जाता, जुलूल बातें हो जाती। अगर ये कांग्रेस के सांसद होते तो राहुल गांधी से जवाब मांगा जा रहा होता और उनको उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा होता। अब तो मीडिया में तो सिरे से गायब है, सांसद का तो नाम ही नहीं लेते हो, पास का तो जिक्र ही नहीं करते। लेकिन फिर भी जितनी चर्चा हो रही है उतनी चर्चा की जरूरत नहीं है। ये भी उल जलूल बातों
को डिस्कशन करके डिस्कोर्स को दूसरी दिशा में ले जाना, बजाय कि हमसे चूक हुई है इसको मानने के, डिस्कोर्स को दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं। और जो मसले हैं वो है ठीक है, लेकिन मैंने फिर से क्या बोला, उसका व्यक्त करने का साधन उचित होना ही चाहिए, ये हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या विपक्ष का सवाल खड़ा करना कि सांसद असुरक्षित है, इसके लिए 15 सांसदों को निलंबित किया गया, इसमें आपका क्या? देखिए, आप ये देखिए, क्या जरूरी है? पिछले 9 साल से आप देख रहे हैं एक तरफा कार्रवाई हो रही है, न्याय जैसी कोई चीज बची नहीं है। उनका सांसद गाली देता है, दूसरे सांसद को धमकाता है, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता है, नोटिस देके छोड़ दिया जाता है, कुछ भी नहीं होता है। उनके मंत्री धमकाते हैं लोकसभा में और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जबकि यही काम विपक्ष के सांसद करें तो उनको लंबे लंबे निलंबित किया जाता है, 1-1 साल के निलंबन झेल रहे लोग राज्यसभा में। तो अब देख ही रहे, इसका जवाब तो जनता ही दे सकती है। और लोकतंत्र में मैं कई बार कह चुका हूं, जो असली विधाता है, भाग्य विधाता है, वो भारत के आम नागरिक हैं। ये सब उनको भी विचार मंथन करना चाहिए, और अगर वो विचार मंथन करेंगे और इसको मुद्दा बनाएंगे तो इनमें सुधार होना संभव है, अन्यथा नहीं होगा, या आगे जाके और ही बढ़ेगा। अच्छा, 7 राज्यों में चुनाव हो के चुका है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम और राजस्थान में। वहां पर आपने 4 राज्यों में बहुत तेजी से चुनाव लड़ा, और कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल जी की जो गारंटी थी वो लोगों को समझ में नहीं आई। आपने एक 66 उम्मीदवार बैठे, एक में 88 बैठे, एक में 6 बैठे, और एक में कुछ ऐसे ही 40-50 के लगभग उम्मीदवार थे। तो क्या केजरीवाल की गारंटी मोदी की गारंटी से कमजोर पड़ गई? क्या लोगों को समझा नहीं पाए? एक भी उम्मीदवार आपका जीता नहीं। और जब आपका मेरा और इंटरव्यू हुआ था आपका, वहां आप कह रहे थे कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। देखिए, हमें उम्मीद हमेशा अच्छे के लिए करनी चाहिए, बुरे के लिए नहीं करनी चाहिए। प्रयास अच्छे के लिए करना चाहिए। परिणाम हमेशा जिस तरीके से हम कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, हर परिणाम कंक्लूजन पे नहीं आता। मैं निजी अनुभव आपको बताता हूँ। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मेरा बेटा नीट की तैयारी कर रहा है। मैंने उससे पूछा घर से निकलते समय कि भाई तेरी तैयारी कैसी चल रही है? बोलता अच्छी नहीं चल रही। तो मैं क्यों? बोलता है मुझे आपकी बहुत चिंता है। तो मैं क्यों चिंता है? बोला आप चुनाव लड़ रहे हो तो आप जीतोगे हारोगे, मैं तो ये सोचता रहता हूँ। मैं तुरंत रुक गया, मैंने उसको 5 मिनट दिए। मैंने कहा बेटा, ये चुनाव हमारा जीतने हारने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हमारा बीज रोपने का चुनाव है। हमें इस चुनाव में बीज रोपना है। अच्छा। फिर ये पौधा बनेगा, फिर हम इसको सींचेंगे, फिर ये वृक्ष बनेगा, फिर परिपक्व होने पर इस पे फूल आएगा, फिर फल आएगा। तो ये प्रक्रिया का हिस्सा है। जिस पार्टी को भी आप देख रहे हैं, उनका 100-100 साल पुराना इतिहास है, 60-60 साल पुराना इतिहास है। उनको सत्ता तक पहुंचने में 40-40 साल लगे थे। उसकी तुलना में आज ये मैं अपने पार्टी की तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब 5G का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, चीजें तेजी से हो रही हैं। तो हम उससे तुलना करें तो हमारी प्रगति बहुत तेज है। और हम सब जानते हैं कि बिना इलेक्शन के संगठन नहीं बन सकता। एक प्रक्रिया का हिस्सा है। दूसरा, आप देख रहे होंगे ये आजकल इलेक्शन बाइपोलर हो जाता है। दूसरा, पिछले 3-4 इलेक्शन से मेरा अपना ये है कि लोग सीधा मुख्यमंत्री बनाने के लिए या प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करने लगे हैं, MP MLA बनाने के लिए नहीं करते हैं। तो उसमें अब इसी इलेक्शन में नहीं, अब ज्यादातर इलेक्शन में देखेंगे लोग एक को हराना होता है, दूसरे को जिताना होता है, सीधा 2 ध्रुवीय चुनाव हो जाता है। बाकी लोगों को लोग वोट नहीं देते। ये मान के चाहे पसंद करें या ना करें, ये मान करके हमारा वोट खराब हो जाएगा, क्योंकि हम सब मनुष्य चाहते हैं कि जो भी हम कृत्य करें उसका परिणाम पर प्रभाव हो। तो ह्यूमन नेचर है। हालांकि मैं निजी तौर पर इसका विरोधी हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि विचार को प्रमुखता देकर आदमी को वोट करना चाहिए, जिस विचार को पसंद कर रहे हो, जिससे वो विचार हतोत्साहित ना हो और आगे जाके तरक्की करे। जी, एक बात इसमें मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जहां भी चुनाव हुए, जहां केजरीवाल जी ने 200 मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा की जो बातें करी, लोगों के जहन और जहान में नहीं उतर पाई। और दूसरी तरफ जो मोदी जी की गारंटी थी, जो उत्तर प्रदेश में 1112 और 912 रुपए का सिलेंडर है, वही राजस्थान में इलेक्शन हो रहा है तो कांग्रेस ने वादा किया था कि हम 500 का सिलेंडर देंगे, और वहां पर बात की गई कि हम 450 का सिलेंडर देंगे। तो उत्तर प्रदेश में 912 का सिलेंडर लोग खरीदने के लिए तैयार है, और वहां पर 450 रुपए का वादा किया जा रहा है। तो क्या जो जहां पर हिंदूवादी जो बीजेपी पार्टी है, वहां आपके या पढ़े लिखे और ज्यादा? पहली बात, जिस दिन ये पार्टी बनी थी तभी केजरीवाल जी ने कहा था, आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम राजनीति बदलने आए हैं। हम धर्म की, जाति की राजनीति को शिक्षा की, स्वास्थ्य की राजनीति में बदल देंगे, और ये बदलाव आपको दिख रहा है। अच्छा, पार्टी कोई भी हो, आज की तारीख में
सभी लोगों को शिक्षा की बात करनी पड़ रही है। चुनाव में मुद्दा बन रहा है शिक्षा, स्वास्थ्य चुनाव में मुद्दा बन रहा है। अब आप आयुष्मान भारत में देख रहे होंगे कितना जोर शोर से चीजें की जा रही हैं। राजस्थान में स्वास्थ्य को लेकर कितना सारी चीजें गहलोत जी ने की, क्योंकि लोग मांग रहे हैं। तो हम जो हमारा दावा था कि हम राजनीति बदलने के लिए आए हैं, तो हम राजनीति में बदल रहे हैं। विपक्ष को भी, जो हमें नहीं पसंद करते, अन्य पार्टियों को भी उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है जो आम आदमी पार्टी के कोर मुद्दे थे। अच्छा, अब बात आ गई सिलेंडर की, तो लोगों को सोचना चाहिए। ये तो उत्तर प्रदेश की आपकी तो सिलेंडर की एजेंसी है, वो ठीक है, आपको तो मुनाफा होगा घाटा होगा, उससे कोई फर्क नहीं अगर पड़ता। सिलेंडर 2000 रुपए का हो जाता है तो आपको उसमें मुनाफा है कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कमीशन सेम रहता है, उससे कोई अच्छा। लेन देन नहीं। हम डिस्ट्रीब्यूटर है, हम तो अच्छा, हमारा कमीशन तो सेम रहता है, उससे सस्ते और महंगे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, ये तो लोगों को सोचना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश में फ्री भी है, रेवड़ी है, वो राजस्थान में जरूरत क्यों है इन लोगों की? जरूरत है, अभी तक 450 में सिलेंडर देने की बात कर रहे हो, क्या वो उत्तर प्रदेश के लोगों की जरूरत नहीं है? तो ये तो लोगों को सोचना। मैं बार बार कहता हूं कि खास लोगों के, मेरे मानने से, आपके मानने से, 100, 200, 1000, 10, 20 हजार लोगों के मानने से परिवर्तन नहीं होगा। जब तक ये सारे मुद्दे जमीन पर नीचे एक एक व्यक्ति तक नहीं जाएंगे। दूसरा, मैं आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, भाई हमें राजनीति से मतलब नहीं है, हम तो दूर रहते हैं। राजनीति से 100% लोगों को मतलब होना चाहिए, और अगर जिसको मतलब नहीं है वो कृपया करके वोट डालने ना जाए। वोट डालने सिर्फ वही जाए जो राजनीति से मतलब रखता है। ऐसा कौन व्यक्ति इसको राजनीति से मतलब नहीं है? नहीं, लोग कहते हैं ना कि भाई मुझे तो राजनीति से मतलब नहीं है। वो राजनीतिक रूप से हम सक्रिय होने की बात नहीं करते, जागरूक होने की बात करते हैं। मतलब होने का ये मतलब नहीं हर कोई सक्रिय राजनीति में उतर जाए। सक्रिय राजनीति में हर किसी को नहीं आना है, लेकिन जागरूक हर किसी को होना है। जागरूक होकर ही मतदान करें। अगर आप राजनीति में जागरूक नहीं है, आपको मुद्दों को ही नहीं पता है, कौन क्या कर रहा है यही नहीं पता है, तो भैया वोट मत करो। आपके वोट गलत सलत करने से बहुत दुष्परिणाम आते हैं, और लोग दूसरों का गला घोटने को राजी है कि भाई हमें तो जिताए लोगों ने, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप देख ही रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं कि देश की संसद सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप हमारी वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।